हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चुका है आज की झारखंड की बड़ी खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 सगे भाई बहन की मौत, खेल खेल में गई जान। बड़ी खबर झारखंड के गोड्डा से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत तालाब में डूबने से हो गई है। तीनों बच्चे आपस में भाई बहन थे। घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के मंडरू गांव की है। तीनों मृतकों में मंडरू गांव निवासी आमिर अंसारी की 5 वर्षीय बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को आमिर घर से मजदूरी करने के लिए निकला था। घर पर तीनों बच्चे और आमिर की पत्नी मौजूद थे। तीनों बच्चे घर के पीछे खेल रहे थे। इसी दौरान आमिर की छोटी बेटी घर के पीछे स्थित तालाब में जा गिरी। बहन को तालाब में गिरता देख दोनों भाइयों ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन तीनों गहरे पानी में चले गए। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने जब तक तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला, उनकी मौत हो चुकी थी। तीनों बच्चों की मौत पर परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक साथ 3 बच्चों की मौत से इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले की छानबीन की। हालांकि परिजनों ने पुलिस को शव सौंपने से इनकार कर दिया और तीनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतकों में 6 और 4 साल के 2 लड़के और एक 3 साल की लड़की शामिल है। झारखंड में कड़ाके की ठंड, अभी और गिरेगा तापमान, जाने क्या कहता है मौसम विभाग। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठिठुरन बढ़ गई है। गांव से लेकर शहर तक में प्रशासन की ओर से अलाव जलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में तापमान में अभी और गिरावट होगी। अगले हफ्ते 2 से 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। इसके बाद कनकनी और बढ़ जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की जा सकती है, जिससे ठंड और प्रचंड हो जाएगा। आज 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक सुबह में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि कहीं बारिश नहीं होगी और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ, परिवार की सभी बेटियों को, बैंकों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे बच्चों को, सीएम हेमंत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी प्रखंड स्थित रोलाडी पंचायत की हाई स्कूल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 422 करोड़ 11 लाख की 137 योजनाओं का शिलान्यास एवं 85 करोड़ 64 लाख की 94 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा 81,000 से अधिक लाभुकों के बीच 116 करोड़ 42 लाख की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ परिवार की सभी बेटियों को देने के लिए मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भी सरकार मदद करेगी। सरकार बच्चों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग के लिए बैंक के सहारे नहीं छोड़ेगी। सीएम ने कहा है कि आपकी सरकार ने राज्य के गांव को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीणों के अनुरूप योजना बनाई, क्योंकि मेरा मानना है कि जब गांव मजबूत होगा तब राज्य सशक्त होगा। गिरिडीह जमुआ रोड में कुवाड़ मोड़ में पिकअप वैन पलटा, 3 की मौत, चालक जख्मी। गिरिडीह जमुआ रोड और मुफस्सिल थाना इलाके के अलगुंदा पंचायत के कुवाड़ मोड़ में शनिवार की देर शाम मालवाहक पिकअप वैन गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी का चालक भी गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चालक का इलाज शहर के प्राइवेट नर्सिंग होम में चल रहा है। इस दौरान घटनास्थल में काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और शव निकालने में जुट गई। घटना शनिवार की शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है। इसी बीच जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर हालत को सामान्य करने में जुट गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पिकअप वैन में साबुन लोड था। पिकअप वैन गिरिडीह से कुवाड़ के रास्ते सरिया की ओर जा रहा था। इसी दौरान पिकअप वैन के चालक का संतुलन बिगड़ा, जिससे वो पहले एक पेड़ से टकराया। इसके बाद कई बार पलट गया। मरने वालों में से एक की पहचान डांडीडीह के रहने वाले इम्तियाज के रूप में हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेल से निकलते ही बाबूलाल से मिले राजा पीटर, कयासों का बाजार गर्म। झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर जमानत पर जेल से 15 दिसंबर 2023 को बाहर आ गए। बीते 6 साल से वह जेल में थे।
जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी खबर चल रही है कि वह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि या तो देखने वाली बात होगी कि राजा पीटर का अगला कदम किस ओर बढ़ता है। फिलहाल जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उससे कयासों का बाजार गर्म है। पहले भी राजा पीटर एक सक्रिय नेता के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन रमेश सिंह हत्याकांड के बाद वह जेल चले गए थे। वे पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता हैं। सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 6 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। रांची पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 नाबालिग हैं, वही 2 बालिग हैं। बताया जाता है कि 9 दिसंबर को तुपुदाना ओपी इलाके में नाबालिग युवती को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर सुनसान इलाके में ले जाकर 8 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वही एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। रांची के धुरवा में होटल से आधा दर्जन युवक हथियार के साथ पकड़े गए, पुलिस कर रही है पूछताछ। रांची पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रांची पुलिस ने धुरवा थाना इलाके के एक होटल में छापेमारी कर पिस्टल और गोली के साथ करीब आधा दर्जन युवकों को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि यह सभी युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल इन सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबों के लिए बड़ी खुशखबरी कि न्यू झारखंड परिवार फिर से लेके आने वाला है न्यू ईयर गिव, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये गिव वे फेसबुक पे चलाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो ऑडियंस पिछले गिव वे में यूट्यूब के भी ऑडियंस छूट गए थे, वो इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी दर्शक पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकता है। और रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, बोले सुप्रियो भट्टाचार्य। 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति से संबंधित विधेयक को झारखंड सरकार फिर से विधानसभा के पटल पर रखेगी। सदन से इसे दोबारा पारित कराकर पुनः राज्यपाल को भेजा जाएगा। इस बात की जानकारी शनिवार को जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की ओर से 2 विधेयकों को लौटाया गया है। इसमें एक सरना धर्म कोड विधेयक है और दूसरा 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति विधेयक है। कहा कि दोनों विधेयकों को लौटाया जाना राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के आदिवासियों और जो है स्थानीयों के हक में ये दोनों विधेयक जरूरी है। कहा कि 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित विधेयक है। इसे रोका जाना राज्य के स्थानीय और आदिवासियों के अधिकार का हनन है। कहा कि सरकार इस विधेयक को दूसरी बार राज्यपाल को भेजने को जा रही है। इसके बाद वे इस पर रोक नहीं लगा पाएंगे। राज्य सरकार इसे लेकर अस्वस्थ है। गिरिडीह पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को पकड़ा, 1,35,000 नगद समेत ब्रीजा कार और 2 बाइक बरामद। गिरिडीह पुलिस ने एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस को जिले के गांडे अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इन गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 28 मोबाइल फोन, 43 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1,35,000 नगद समेत एक ब्रीजा कार और 2 बाइक बरामद किया है। उन्होंने बताया कि ये सभी साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि दिलाने, गूगल पर फर्जी कुरियर सर्विस का ऐड बनाकर वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम करते थे। बताया कि इन साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद गिरिडीह में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह से साइबर अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। जामताड़ा में 30,000 कंबल बांटने का लक्ष्य, जिला प्रशासन ने शुरू किया अभियान, जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई। बढ़ रही कपकपाती ठंड के कारण जिले में ठिठुरन शुरू हो चुकी है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने जगह जगह सार्वजनिक स्थलों और जरूरतमंदों के बीच अलाव एवं कंबल बांटने के कार्य शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में जामताड़ा डीसी शशिभूषण मेहरा ने अधिकारियों के साथ अलाव व कंबल बांटने के कार्य का जायजा लिया। इस दौरान चितरंजन रेलवे स्टेशन पर मौजूद करीब 20 बेघरों के बीच कंबल बांटा गया। पिछले 7 माह से भूखे लोगों को भोजन करा रहे विकास कुमार तथा सन्नी के नेतृत्व में भोजन योद्धाओं ने कंबल के पैकेट बांटे। स्टेशन चौक
1 नंबर गेट सीमा व रेलवे फाटक पर अलाव की व्यवस्था है, जिसका अधिकारियों ने जायजा लिया। मौके पर डीसी ने कहा है कि ठंड को देखते हुए जिले भर में करीब 30,000 कंबल बांटने की योजना है। जहां जरूरत है वहां अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। आंख लगते ही माता पिता के बीच सोई 9 माह की बच्ची हो गई गायब। टाटानगर स्टेशन के पार्किंग स्थल के पास से एक बच्ची को चुरा लिया गया। घटना गुरुवार रात की है। बताया जा रहा है कि उस रात बच्ची अपने माता पिता के साथ पार्किंग के फुटपाथ स्थल पर ही सो रही थी। बच्ची की उम्र 9 माह है। बच्ची अपनी माता पिता के बीच में सोई हुई थी। मां ने बताया है कि बच्ची को चुराने वाले कार से आए थे। कार से एक व्यक्ति आया और बच्ची को उठाकर दौड़ता हुआ कार तक गया। तब तक मां की नींद खुल गई थी तो उसने अपने पति को जगाया, लेकिन मां का कहना है कि जब तक हम कुछ कर पाते, कार वाला व्यक्ति फरार हो गया। महिला ने बताया है कि कार पहले से स्टार्ट थी। उसके बाद कार जो है खास महल की तरफ तेजी से चली गई। मामले में शिकायत जो है बागबेड़ा पुलिस से की गई है। जानकारी के अनुसार बच्ची की मां के पास कोई स्थायी आवास नहीं है। वह स्टेशन के आसपास भीख मांगकर गुजारा करती है और स्टेशन के पास ही सोती है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल जांच के नाम पर 250 करोड़ का घोटाला। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने की जांच की मांग। झारखंड की पिछली रघुवर दास सरकार में 12 जिलों के सरकारी अस्पतालों को गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बेहतर इलाज के साथ साथ मुफ्त जो है पैथोलॉजिकल जांच के लिए 2 निजी एजेंसियों को टेंडर के आधार पर ठेका दिया गया था। पैथोलॉजिकल जांच की जिम्मेदारी मेडाल और एसआरएस नाम की एजेंसियों को दी गई थी। पीपीपी के तहत जांच के लिए रिम्स में मेडाल लैब भी स्थापित की गई। अब इसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि सरकार अब तक जांच के एवज में मेडाल को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर चुकी है, जिसमें से लगभग आधा यानी 250 करोड़ रुपए का बिल फर्जी तरीके से बनाया गया है। पूर्व ऊर्जा मंत्री ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने कहा है कि एक और जहां डॉक्टरों और सिविल सर्जनों की मिलीभगत से यह खेल खेला गया है, वहीं दूसरी और इस बात के भी कई प्रमाण हैं कि जो जांच नहीं किए गए हैं उसके एवज में भी फर्जी बिल बनाकर सरकार से पैसे लिए गए। झारखंड में बदला बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न। अब ओएमआर में नहीं लिया जाएगा एग्जाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने लिया निर्णय। 16 फरवरी से झारखंड में शुरू होने जा रहे मैट्रिक और इंटर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। इस बदलाव के मुताबिक अब बोर्ड की परीक्षाओं में ओएमआर सीट को शामिल नहीं किया जाएगा। अब केवल जो है पेन पेपर बेस्ड बोर्ड की परीक्षा होगी। साल 2024 में होने जा रही बोर्ड की परीक्षा में 50 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंक का ऑब्जेक्टिव परीक्षा और 20 अंक का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। बोर्ड मीटिंग के बाद लिए गए निर्णय में बताया गया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल होंगे। परीक्षार्थियों को दोनों ही सवालों के जवाब एक ही उत्तर पुस्तिका में देनी होगी। वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालों के अंक में भी बदलाव हुआ है। यह बदलाव साल 2024 से ही लागू हो जाएगा। इसके अलावा साल 2025 से थोड़े और बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके तहत 2025 से ऑब्जेक्टिव सवाल 20%, सब्जेक्टिव 60% और प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट 20% रहेगा। झारखंड शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामला। ईडी स्पेशल कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका की खारिज। आरोप पत्र दाखिल। झारखंड शराब घोटाला और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। यह सुनवाई ईडी की स्पेशल कोर्ट में हुई। ईडी के स्पेशल जज पीके शर्मा ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाया। उन्होंने सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में हुए शराब घोटाले में करीब 40 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। योगेंद्र तिवारी पर न केवल मनी लॉन्ड्रिंग बल्कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की जासूसी करने का भी आरोप है। इसके बाद 20 अक्टूबर को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में उसे पेश किया गया था, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया था। लातेहार में बस और बाइक की सीधी भिड़ंत। शाह ढाबा के पास हुआ हादसा। बस के नीचे आई बाइक 200 मीटर घसीटती रही। सदर थाना क्षेत्र के शाह ढाबा के समीप NH 39 पर शनिवार की शाम 7 बजे श्री राम
नामक बस और बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृत व्यक्ति की पहचान नंदलाल सिंह गोवा के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान विकास सिंह मोंगर और सत्येंद्र सिंह गोवा के रूप में हुई है। मृत नंदलाल सिंह व विकास सिंह आपस में जीजा साला हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस से बाइक सवार तीनों को सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर विवेक जो है विद्यार्थी ने प्राथमिक इलाज के बाद सत्येंद्र सिंह और विकास सिंह को रिम्स रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि विकास सिंह के दाहिने पैर और कमर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि सत्येंद्र सिंह को भी गंभीर चोट आई है। विकास सिंह की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि हम लोग तीनों लोग एक ही मोटरसाइकिल से चंदनडीज में काम निपटाकर शॉर्टकट रास्ते से घर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही श्री राम बस ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के नीचे मोटरसाइकिल आ गई। बस मोटरसाइकिल को करीब 200 मीटर तक घसीटते हुए आगे ले गई। रांची जिले में मैट्रिक परीक्षा के लिए 100 और इंटरमीडिएट के लिए 120 केंद्र बनेंगे, दिए गए निर्देश। रांची जिले में मैट्रिक के लिए 100 और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 120 सेंटर बनाए जाएंगे। इस संबंध में शनिवार को जिला परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रांची उपायुक्त ने की। बैठक में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा केंद्रों और मूल्यांकन सेंटर पर चर्चा हुई। बताया गया है कि इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में रांची जिले के कुल 38,041 छात्र बैठेंगे, वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में 43,175 छात्र हिस्सा लेंगे। कहा कि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक परीक्षा के लिए इस बार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मौके पर उपायुक्त ने सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी की व्यवस्था करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बता दें कि ये दोनों परीक्षाएं 6 फरवरी 2024 से शुरू होंगी। झारखंड सरकार करा सकती है जातिगत जनगणना, लेकिन यहां अटक रहा है मामला। बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी जातिगत जनगणना करा सकती है, लेकिन यह काम किस विभाग के अधीन होगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। मिली खबर के मुताबिक सरकार इस मामले में विशेषज्ञों की राय ले रही है। बिहार में जातिगत गणना होने के बाद झारखंड में भी इसी तरह की गणना की मांग हो रही है। राज्य सरकार भी इसके लिए तैयार है, लेकिन जातीय जनगणना के प्रारूप, विभाग और इसकी तकनीकी प्रक्रिया को लेकर सरकार के पास कोई योजना या ब्लूप्रिंट नहीं है। सरकारी सूत्रों की माने तो इसी कारण से जातीय जनगणना की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। विधानसभा में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसके एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा गया है कि जातिगत जनगणना का मामला एक बार सदन में उठाया गया है। विधायक प्रदीप यादव ने जाति आधारित जनगणना को लेकर सरकार का रुख जानना चाहा था। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने तब सदन को भरोसा दिया था कि सरकार जाति आधारित गणना के समर्थन में है। कहा था कि ये राज्य के हित के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया और समय को लेकर मंत्री ने कुछ साफ नहीं किया था। हालांकि सदन को बताया कि जातीय जनगणना का काम ग्रामीण विकास विभाग से संबंध नहीं रखता है। एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, आईटी को मिली रकम का कांग्रेस से लेना देना नहीं, बोले धीरज साहू। सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए मिलने की बाबत उन्होंने कहा है कि वे एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। साहू ने कहा है कि आयकर विभाग ने छापा मारा है, मैं हर एक चीज का हिसाब दूंगा। कहा है कि आयकर विभाग को मिली रकम से कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि आयकर विभाग के छापे के बाद झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने पहली प्रतिक्रिया के दौरान ये बातें कही हैं। सांसद साहू ने कहा है कि आज जो कुछ भी उनके और उनके परिवार के बारे में कहा जा रहा है वे इन सब से दुखी हैं। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद किया गया है वह मेरी फर्म का है। जो भी नगद राशि बरामद की गई है वह मेरे शराब फर्मों से संबंधित है। कहा कि हमारा लंबे समय से शराब का व्यवसाय रहा है, ये पैसे हमारी कंपनी के हैं। इस पैसे का कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि कुछ मीडिया संस्थानों की ओर से बार बार प्रचारित किया जा रहा है। कहा कि बरामद किया गया सारा पैसा मेरा नहीं है या मेरे परिवार और अन्य संबंधित फर्मों का है। आयकर विभाग ने अभी छापा मारा है, मैं हर चीज का हिसाब दूंगा। जनजाति सुरक्षा मंच ने राज्यपाल से डिलिस्टिंग महारैली के आयोजन की अनुमति मांगी, ये आ रही है अड़चन। जनजाति सुरक्षा मंच का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार की देर शाम राज्यपाल से मिला। रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रतिनिधिमंडल ने डिलिस्टिंग महारैली के आयोजन को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा। दरअसल एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मोरहाबादी मैदान में रैली के आयोजन की अनुमति देने में आनाकानी की है। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने रांची उपायुक्त एवं राज्यपाल से मिलकर मोरहाबादी मैदान में रैली आयोजन कराने एवं इसमें बाधा नहीं डालने का आग्रह किया है।
24 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले डेलिस्टिंग महारैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से जनजाति समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। दरअसल वैसे लोग जो अन्य धर्मों को अपनाकर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनके विरुद्ध यह रैली निकाली जा रही है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि रैली के आयोजन को लेकर उपायुक्त और राज्यपाल की ओर से पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया है। गूगल की एचआर बनकर लड़की ने रांची के पवन से ठग लिए 15,60,000 रुपए। रांची से साइबर अपराध का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने रांची के रहने वाले एक युवक से 15 लाख रुपए से भी अधिक की ठगी कर ली। ठगी के बाद युवक ने शुक्रवार को अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज कराया है। राजधानी के ओल्ड एजी कॉलोनी के रहने वाले पवन यादव नाम के युवक से साइबर अपराधियों ने ट्रेडिंग ऐप में पैसे निवेश करने का लालच देकर लाखों ठग लिए। पवन ने पुलिस को बताया है कि पहले तो साइबर अपराधियों ने गूगल रिव्यू कर पैसे कमाने का झांसा दिया। उसने बताया कि 2 नवंबर को उसके मोबाइल में एक मैसेज आया था। मैसेज करने वाली युवती ने अपना नाम मारिया बताया। पवन ने पूछा कि वह किस कंपनी से हैं। मारिया ने बताया कि वह गूगल कंपनी में एचआर के रूप में काम करती है। मारिया ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके साथ किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होगा। पवन मारिया की बातों में आ गया। इसके बाद ठगों ने उससे लाखों रुपए ठग लिए। जमशेदपुर में भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भोजपुरी को बताया समृद्ध। जमशेदपुर के तुलसी भवन में शनिवार को 2 दिवसीय अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 27वें अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने भोजपुरी की महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही कई पुस्तकों का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी काफ़ी समृद्ध है। देश में जितनी भाषाएं हैं उनके साहित्य में भारत की ताकत है। ये ताकत वास्तविक रूप से दुनिया को अलग करती है। सांस्कृतिक संध्या का प्रारंभ स्मारिका मिश्रा की टीम ने गणेश वंदना प्रस्तुत किया। नाटक दिल्ली की रंगश्री की टीम द्वारा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा नाटक माइंडसेट प्रस्तुति की। नगर के प्रसिद्ध गायक वीरेंद्र उपाध्याय ने अपने गीतों से समाबान दिया। लैंड स्कैम, प्रदीप बागची की जमानत याचिका खारिज। रांची के बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपी प्रदीप बागची की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रदीप बागची की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्लाह खान, फैयाज खान व मोहम्मद शदाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। रांची के अनगढ़ा में फर्नीचर दुकान से 16 लाख रुपए की चोरी। गोंदली पोखर चौक के समीप स्थित शंकर महतो की फर्नीचर दुकान से बीती रात 16 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली गई। चोर शुक्रवार की रात दुकान के पीछे की खिड़की तोड़कर दुकान में घुसे और 16 लाख रुपए चुरा लिया। संचालक शंकर महतो ने बताया है कि दुकान बंद कर शुक्रवार की रात घर चले गए थे। दुकान के बाहर फ्रंटेज में टेंट में उसके पिता लबुआ महतो व भांजा सामानों की सुरक्षा करने के लिए सोए हुए थे। सुबह में जब दुकान खोला गया तो पीछे की खिड़की टूटी थी और पैसे गायब थे। सूचना मिलने पर अनगढ़ा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका खारिज। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है। कोर्ट ने योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूर्व में कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। इधर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी योगेंद्र तिवारी के खिलाफ ईडी ने शनिवार को आरोप पत्र दाखिल किया। योगेंद्र तिवारी द्वारा बालू की तस्करी और अवैध तरीके से जमीन की खरीद बिक्री कर अर्जित आय को शराब के कारोबार में लगाने के खुलासे ईडी की जांच में हुई है। रांची की श्वेता बंका ने उत्तराखंड के केदार कांठा ट्रैक को फतह किया। रांची कांके की रहने वाली श्वेता बंका ने उत्तराखंड के मशहूर केदार कांठा ट्रैक को फतह किया है। केदार कांठा ट्रैक 12,500 की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचना चुनौती माना जाता है। कोहरा और बर्फ से लदे पहाड़ से गुजरते हुए यहां तक पहुंचना आसान नहीं होता है। श्वेता बंका के इस कारनामे को महिला हौसला और अदम्य साहस के प्रतीक के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। श्वेता बंका की इस सफलता पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्वेता बंका ने बताया कि पूरी यात्रा को पूरा करने में उनको 4 दिन का समय लगा। इस दौरान खराब मौसम और बर्फ ने कई बार रास्ता रोका, लेकिन उनके दिल का हौसला नहीं टूटा। कहा है कि यात्रा के दौरान केदार कांठा ट्रैक का औसतन तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था।
इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।